नमस्कार। आज हम लोग हिंदी भाषा शिक्षण एवं संस्कृत भाषा शिक्षण के अंतर्गत रचना शिक्षण नामक पाठ को पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि रचना शिक्षण की आवश्यकता और महत्व क्या है, वो किन किन उद्देश्यों को लेकर चलता है और उसके साथ साथ किन किन विधियों के माध्यम से हम रचना शिक्षण को विकसित कर सकते हैं। इसको हम बीएड के स्तर पर भी देख सकते हैं और एमएड स्तर पर भी दे सकते हैं। जो उच्चतर हिंदी शिक्षण या उच्चतर संस्कृत भाषा शिक्षण की बात की गई उसके अंतर्गत भी हम देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं रचना शिक्षण। जैसा कि हम देखते हैं, रचना शिक्षण भाव और विचारों यानी रचना शिक्षण भाव और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति है। इसके अंतर्गत हम ये भाव और विचार मौखिक रूप से भी हो सकते हैं और ये इन भाव और विचारों की कलात्मक अभिव्यक्ति लिखित रूप में भी हो सकती है। अर्थात हम लोग ये देखते हैं कि रचना शिक्षण के दो प्रकार हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित रचना शिक्षण। तो हम लोग पहले मौखिक रचना शिक्षण को देखेंगे कि वर्तमान समय में मौखिक रचना शिक्षण की क्या आवश्यकता और महत्व है। इसमें हम पहला देख सकते हैं, अगर हम बात करें कि मौखिक रचना शिक्षण की क्या आवश्यकता है, तो एक मोटे तौर पे देखा जा सकता है कि कहीं न कहीं मौखिक रचना के माध्यम से हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, यानी विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम मौखिक रचना है और इसी वजह से इसकी आवश्यकता को महसूस किया जाता है। दूसरा हम देख सकते हैं कि एक सामाजिक प्राणी होने के नाते कहीं न कहीं हम जो दैनंदिन व्यवहार करते हैं, वार्तालाप करते हैं, उसमें मुख्य रूप से मौखिक भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो मौखिक रचना शिक्षण का दूसरा महत्व इसलिए भी हो सकता है कि कहीं न कहीं समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त करने हेतु, जैसे हम देखते हैं कि कोई भी कुशल वक्ता अपने वक्तव्य के कारण, अपने इसी खास गुणों के कारण समाज में एक उच्च स्थान रखता है। इसके अलावा मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता या मौखिक रचना की आवश्यकता इसलिए भी महसूस की जाती है क्योंकि कहीं न कहीं मौखिक रचना के माध्यम से हम अपने मनोवैज्ञानिक ग्रंथियों और हीनता को भी दूर कर सकते हैं। जैसे आप सामान्यतः हम देखते हैं कि हम अगर अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अगर हम अपने आप को अभिव्यक्ति कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं हमारी बहुत सारी मनोवैज्ञानिक ग्रंथियाँ तिरोहित हो जाती हैं। उसके बाद कहीं न कहीं मौखिक अभिव्यक्ति के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो इसलिए भी मौखिक रचना की आवश्यकता महसूस की जा सकती है, अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास हेतु। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि भाषा का जो मूल आधार है वो मौखिक ही है। भाषा अपने जीवंतता को तभी बनाए रख सकती है जब वो मौखिक रूप से व्यवहार में, अपने दैनिक जीवन में उसको व्यवहारित किया जाता है। तो कहीं न कहीं मौखिक रूप से अभिव्यक्ति के लिए कह सकते हैं, कहीं न कहीं भाषा का जो मूल रूप है वो मौखिक रूप में व्यवहारित होती है, संरक्षित होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि कहीं न कहीं जब भी हम भाषा की बात करते हैं और ऐसी भाषा जो हम अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, तो मौखिक कह सकते हैं कि मातृभाषा मौखिक रूप से सीखने का एक अवसर है। यानी मौखिक रचना की आवश्यकता या महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब भी हम कोई मातृभाषा सीखते हैं तो वो हम मौखिक रूप से ही सीखते हैं, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं और प्राकृतिक तरीके से सीखते हैं। तो कहीं न कहीं हम मौखिक रचना की आवश्यकता इसलिए भी महसूस करते हैं कि वो हमारी मातृभाषा है और इसको हम अनुकरण के माध्यम से सीख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि मौखिक रचना शिक्षण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, किन उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु हम मौखिक रचना
शिक्षण करते हैं या मौखिक रचना को औपचारिक रूप से सिखाया जाता है। अनौपचारिक रूप से तो हम अनुकरण के माध्यम से सीख लेते हैं, पर औपचारिक रूप से हमें मौखिक रचना शिक्षण सिखाने के लिए कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखना पड़ता है, जिनमें पहला उद्देश्य है मौखिक रूप से अभिव्यक्ति करने की क्षमता का विकास करना। इसके अलावा कहीं न कहीं भाषा संबंधी दूसरा कह लेते हैं, इसके अलावा कहीं न कहीं भाषा संबंधी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, यति गति के साथ बोलना, उतार चढ़ाव पर ध्यान देना, बलाघात, स्वराघात और शुद्ध उच्चारण के साथ बोलने की क्षमता का विकास करना। यानी कहीं न कहीं अपने आप को व्यवहारिक रूप से अभिव्यक्त करने के लिए हम बहुत हायर एजुकेशन में ना जाएं, हम उच्च शिक्षा ना प्राप्त करें, पर एक सामान्य मनुष्य होने के नाते कहीं न कहीं समाज में अपनी बात को रखने के लिए हमें भाषा को ठीक तरीके से बोलने आना चाहिए। भाषा की जो मुख्य आवश्यकता है कि हम उसको कैसे अभिव्यक्त करते हैं, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारा उच्चारण शुद्ध होना चाहिए, हमें विरामादि चिन्हों का प्रयोग करते हुए रुकते हुए बोलना चाहिए, छोटे छोटे सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि इन सभी बातों को सिखाने के लिए कहीं न कहीं मौखिक रचना शिक्षण की आवश्यकता महसूस की जाती है, और इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रख के मौखिक रचना शिक्षण की जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि सशक्त, धारा प्रवाह और ओजस्वी वाणी में अभिव्यक्ति हेतु भी ये उद्देश्य है, इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भी मौखिक रचना शिक्षण की जाती है। साथ ही हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण और आखिरी बात है कि व्याकरण का जो शुद्ध, सरल, स्पष्ट ज्ञान है, वो कहीं न कहीं हम मौखिक रचना शिक्षण का उद्देश्य हो सकता है। यानी व्याकरण का जो सैद्धांतिक पक्ष है, उसका व्यवहारिक पक्ष सिखाना, व्यक्ति के अभिव्यक्त करने की क्षमता में उसको उसका प्रयोग करना मौखिक रचना शिक्षण का उद्देश्य है। इसके बाद हम देखते हैं कि मौखिक रचना शिक्षण के क्या क्या रूप हो सकते हैं, किन किन माध्यम से हम या व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्ति कर सकता है। जैसे वार्तालाप हो गया, कहानी हो गई, वाद विवाद हो गया, भाषण हो गया, संवाद हो गया, अभिनय हो गया, टेलीफोन वार्ता, प्रकरण, समीक्षा, बाल सभा, प्रार्थना सभा, और कह सकते हैं कि विद्यालय में होने वाले वार्षिक कार्यक्रम इत्यादि विधियों के माध्यम से हम अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। और अगर ये सब विधियां ना भी हो तो अगर हम अपना दैनिक जीवन जीते हैं, हम अपने परिवार में बात करते हैं, अपने पड़ोस से बात करते हैं, हम अपने समाज से बात करते हैं, यानी कहीं न कहीं अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए, यानी अब कह सकते हैं कि जो हमारा समाज है वो भी एक तरीका हो सकता है मौखिक शिक्षण के रूप का। फिर हम बात करते हैं कि इसको अभी हम देखेंगे कि किन किन विधियों से मौखिक शिक्षण को अभिव्यक्त करते हैं। अब हम आते हैं लिखित रचना शिक्षण, यानी जो भी चीज़ें अपने आप को कलात्मक रूप से अभिव्यक्त करते हैं वो भी लिखकर। तो यहाँ हम देखेंगे कि लिखित रचना शिक्षण की क्या आवश्यकता और क्या महत्व है, जिसमें हम देखते हैं कि ज्ञान विकास के सतत विकास और चयन का आधार, यानी हम साफ साफ जानते हैं कि कहीं न कहीं लिखित रूप से हम किसी भी चीज़ को संरक्षित और संवर्धित करते हैं, उसको एक लंबे समय तक रखा जा सकता है। तो रचना शिक्षण की जो मुख्य आवश्यकता, रचना शिक्षण में भी लिखित रचना शिक्षण की जो मुख्य आवश्यकता है, जो मुख्य महत्व है, वो इसलिए है कि हम अपनी बात को संरक्षित कर सकते हैं लिखित रूप में। फिर हम देखते हैं दूसरा, सृजनात्मक और ललित साहित्य के विकास का माध्यम। जाहिर सी बात है कि रचना का तात्पर्य ही है सृजन करना, लिखना। तो कहीं न कहीं लिखित रूप से जब भी हम रचना शिक्षण की आवश्यकता महसूस करते हैं, विकास करते हैं, तो उसके माध्यम से हम सृजन और ललित साहित्य की सृजन करके लिखित रूप से उसको लिपिबद्ध करके सुरक्षित कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि सामाजिक व्यवस्था, क्रियाकलापों एवं गठन सहयोग का आधार। और उसके अलावा हम देख सकते हैं कि व्यक्ति तथा सामाजिक क्षमताओं का विकास करने हेतु भी रचना शिक्षण की
आवश्यकता महसूस की जाती है। फिर हम देख सकते हैं कि रचना शिक्षण के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रख के रचना शिक्षण किया जा सकता है, जिसमें पहला हो सकता है मातृभाषा शिक्षण में लिखित रचना शिक्षण संबंधी सभी उद्देश्य, यानी मातृभाषा को सिखाने के लिए रचना शिक्षण के जितने भी उद्देश्य हो सकते हैं उन सभी को हम इसमें रखेंगे। दूसरा, रचना कार्यों के विभिन्न रूपों का ज्ञान तथा स्वरूप से अवगत कराना, यानी रचना शिक्षण के जितने भी फॉर्म हो सकते हैं, हो सकता है कि हम साहित्य का सृजन कर रहे हैं, जितने भी रूप हो सकते हैं, वो चाहे गद्य हो, चाहे पद्य हो, यात्रावृत्त हो, संस्मरण हो, कहानी हो, उपन्यास हो, किसी भी तरीके से हम उसके विभिन्न रूपों को जानते हैं और उससे विद्यार्थियों को अवगत कराते हैं। उसके बाद देख सकते हैं लिखित अभिव्यक्ति। जाहिर सी बात है, लिखित रचना शिक्षण लिखित अभिव्यक्ति के उद्देश्य को लेके चलता है, और अगर हम कहीं न कहीं बात करें तो लिखित अभिव्यक्ति उसका एक मुख्य उद्देश्य हो सकता है। फिर बात करते हैं सृजनात्मक और मौलिक योग्यताओं की बात करते हैं। तो कहीं न कहीं जब भी हम रचना शिक्षण के उद्देश्य की बात करते हैं तो अगर हम महसूस करते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ लिखते हैं तो कहीं न कहीं हम बहुत ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लिखी गई बातें एक स्थायित्व का भाव लिए होता है, एक स्थायी रूप में होता है। जो भी हम लिख देते हैं वो एक लंबे समय तक के लिए संरक्षित और सुरक्षित होता है। तो कहीं न कहीं लिखते समय हम जागरूक होते हैं, व्याकरण के नियमों का प्रयोग करते हैं, सैद्धांतिक रूप से जितनी चीज़ें हमने व्याकरण में सीखी हैं उनको व्यवहारिक रूप में व्यवहारित करते हैं। उसके साथ साथ सृजनात्मक और मौलिक योग्यताओं का विकास भी होता है, क्योंकि जब भी हम लिखित रचना शिक्षण की बात करते हैं तो ये लिखित रूप हो सकता है, एक वाक्य रचना हो, छोटे स्तर पे प्रारंभिक कक्षाओं में हो सकता है कि हम एक लाइन एक संरचना बना ले, एक वाक्य रचना हो। उससे थोड़े बड़े में जाए तो हो सकता है हम 10 लाइन की कोई निबंध लिख लें, वो हो सकता है। उससे और बड़ी कक्षाओं में जाए, माध्यमिक स्तर पर जाए तो हो सकता है हम 1 अनुच्छेद या 2 अनुच्छेद में निबंध लिखें, यानी कहीं। और उसके अलावा हम हो सकता है कि हमारी मौलिक अभिव्यक्ति हो, हम छोटी छोटी कविताएं लिख सकें। उसके अलावा हो सकता है हमारा अपना निबंध लिख सकें। यानी कि जब भी हम लिखित रचना शिक्षण की बात करते हैं तो वो सृजनात्मक और मौलिक योग्यताओं का विकास करती है। व्यक्ति में जो भी मौलिक है, जिस चीज़ को भी वो अभिव्यक्ति करना चाहता है, वो लिखित रचना शिक्षण के माध्यम से आसानी से अभिव्यक्ति की जा सकती है। चाहे वो कविता लिख के, चाहे वो कहानी लिख के, चाहे वो पत्र लेखन, चाहे निबंध के माध्यम से, किसी भी रूप में, विभिन्न रूपों के माध्यम से विद्यार्थियों में, मनुष्य में लिखित रचना शिक्षण के माध्यम से ये सृजनात्मक योग्यता तथा मौलिक योग्यताओं का विकास किया जा सकता है। अब हम यहाँ देखेंगे कि किन किन विधियों के माध्यम से या क्या युक्ति का प्रयोग करके मौखिक एवं लिखित रचना शिक्षण को विकसित किया जा सकता है। इसको भी हम देख सकते हैं। यहाँ हम विद्यालय स्तर पे बात कर रहे हैं, यानी प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर पे, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक में इन विभिन्न विधियों का प्रयोग करके विद्यार्थियों में लिखित और मौखिक रचना शिक्षण की योग्यता को विकसित किया जा सकता है। जिसमें हम पहला देखते हैं देखो और रचो विधि। यानी ये सामान्यतः छोटी कक्षा में प्रयोग किया जाता है। देखो और रचो विधि, चित्र के माध्यम से विद्यार्थियों को एक चित्र दिखाया जाता है। चित्र को देखने के बाद विद्यार्थी जो भी महसूस करता है, जो भी उसमें प्रत्यक्षीकरण करता है, परसीव करता है, उसको देखकर अपने अनुसार लिखने की क्षमता विकसित होती है। यानी कि कोई भी पिक्चर्स हो सकता है, कमल हो सकता है कोई कहानी का चित्र हो सकता है किसी भी चीज़ पे विद्यार्थी के स्तरानुकूल, विद्यार्थी की क्षमता के अनुसार हम कोई भी चित्र रख सकते हैं और विद्यार्थी उसको देखकर और उसके बारे में कुछ कुछ लिख सकते हैं। इसके माध्यम से कहीं न कहीं विद्यार्थियों में लिखित रचना शिक्षण का विकास होता है। फिर दूसरा हम देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। हम छोटी कक्षाओं में इसका अभ्यास किए हैं कि कुछ
रिक्त स्थान छोड़ते हैं और कुछ उपयुक्त शब्द अनुपयुक्त शब्दों के साथ दे देते हैं। विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार इनमें से उचित शब्दों का चयन करके उस रिक्त स्थान की पूर्ति करता है। फिर तीसरा हम देखते हैं उपयुक्त शब्द चुनना। इसमें भी हम विद्यार्थियों से कुछ प्रश्नों के माध्यम से या रिक्त स्थान पूर्ति के माध्यम से ही उन शब्दों में से कुछ उपयुक्त या जो एक उपयुक्त, एक से ज़्यादा उपयुक्त, जैसा भी उपयुक्त शब्द है उसके चुनाव की बात करते हैं। और ये कहीं न कहीं विद्यार्थियों की लिखित रचना शिक्षण और मौखिक रचना शिक्षण को भी विकसित कर सकता है। जैसे हो सकता है हम विद्यार्थियों को उपयुक्त शब्द का चयन मौखिक रूप से पूछ लें तो विद्यार्थी मौखिक रूप से अभिव्यक्त करेंगे। हो सकता है कि हम बोले लिखित रूप से, तो ये किसी भी रूप में हो सकता है। फिर हम बात करते हैं दिए हुए शब्दों और युक्तियों के माध्यम से वाक्य रचना, यानी हम विद्यार्थियों को कुछ शब्द देंगे और कुछ उक्तियाँ देंगे, उसके माध्यम से कहीं न कहीं वो एक शब्द के माध्यम से एक वाक्य रचना कर सकते हैं या युक्ति या सुक्ति के माध्यम से वो वाक्य की रचना कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं प्रश्नोत्तरी विधि। कहीं न कहीं विद्यार्थियों से प्रश्न के माध्यम से हम उन्हें वाक्य रचना करने के लिए, लिखित रचना करने के लिए या मौखिक रचना करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कक्ष में हम विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। उस प्रश्न का उत्तर विद्यार्थी हो सकता है मौखिक रूप से दे या लिखित रूप से। दोनों ही तरीकों से विद्यार्थियों में रचना शिक्षण की प्रवृत्ति को विकसित किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं शब्द परिवर्तन। जैसे हमने कुछ एक वाक्य दिया, उसमें कुछ शब्द देते हैं और उससे मिलते जुलते शब्द हम एक जगह लिखे इकट्ठा उनके पास रहता है। अब विद्यार्थी उस शब्दों को परिवर्तित करके कैसे नए शब्द का प्रयोग करेंगे ये सिखाते हैं और ये भी रचना शिक्षण की एक विधि है। फिर हम बात करते हैं उत्तर के प्रश्न लिखना। प्रश्न के उत्तर तो हमें पता है, उत्तर का प्रश्न लिखना यानी यहाँ विद्यार्थी अपनी समझ से दिए गए उत्तर के प्रश्न को लिखता है। यहाँ उसके मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है और कहीं न कहीं रचना शिक्षण कराया जा सकता है। फिर बात करते हैं कहानी के माध्यम से हम रचना शिक्षण करा सकते हैं। विद्यार्थियों में कहानी सुनने और कहने की प्रवृत्ति बहुत होती है, तो हम विद्यार्थियों से कहानी सुन भी सकते हैं, कहानी उन्हें लिखने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। इसके अलावा पत्र लेखन, निबंध लेखन। पत्र लेखन में हो सकता है औपचारिक और अनौपचारिक रूप से पत्र लेखन किया जा सकता है। हो सकता है वो अपने माता पिता, दिवाली, होली, अपने दादा दादी, नाना नानी किसी के लिए भी पत्र लिखे, या हो सकता है औपचारिक रूप से वो विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में कोई पत्र लिखे। इसी तरह हम देख सकते हैं निबंध लेखन भी किया जा सकता है। संक्षेपीकरण और विस्तारीकरण, किसी भी दिए गए गद्य का विद्यार्थी संक्षेपीकरण करना सीखता है, यानी अपने आप को कम शब्दों में अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना। विस्तारीकरण, किसी एक छोटी सी गद्यांश को या एक दो पंक्ति का वो विस्तृत अर्थ में, यानी कि अपने विस्तारण करने की योग्यता को विकसित करना। और ये दोनों तरीका हो सकता है रचना शिक्षण की विधियों को विकसित करने का। फिर बात करते हैं विभक्ति और प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाना। इसके माध्यम से भी रचना शिक्षण किया जा सकता है। वार्तालाप लिखना, अनुच्छेद लिखना, डायरी लिखना, संवाद करना, यानी हम देख सकते हैं कि बहुत सारी विधियां हो सकती हैं रचना शिक्षण विकसित करने के लिए। लेकिन एक अध्यापक के रूप में हमें ये ध्यान में रखना होगा कि इन विधियों में से